नमस्कार, हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं इजी स्टडी और अभी हम कवर कर रहे हैं लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान हिस्ट्री पार्ट 5। इतिहास के फिफ्थ पार्ट में हम हैं और अभी हम चार वीडियोस बना चुके हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत का नाम कैसे पड़ा, इतिहास को कितने हिस्सों में विभाजित किया, धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं, कौन कौन से मुख्य हैं, पुराण, वेद वगैरह जो हैं वो सबसे ज्यादा पुराने हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में। और मैंने यह भी बताया था आपको कि विदेशी यात्री आए थे बहुत से हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा। उनमें से बहुत से चीनी लेखक भी थे, बहुत से अरबी लेखक भी थे और बहुत से यूनानी और रोमन लेखक भी थे। तो आपने उनके बारे में भी जान लिया होगा। अन्य लेखक भी मैंने दो बताए थे आपको, एक था तारानाथ और एक था मार्को पोलो। तो उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस आपने देख लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, मतलब भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, भारत के या फिर ब्रिटिश इंडिया के, जब आजादी के पहले ब्रिटिश इंडिया था, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उन्होंने उत्खनन वगैरह किया था और उन्होंने क्या पता लगाया था हमारे इतिहास के बारे में, उससे भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए हम उन्हें टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चार प्रकार की चीजें होती हैं। सबसे पहली इंस्क्रिप्शन, और सेकंड नंबर पे आता है पिलर इंस्क्रिप्शन, थर्ड नंबर पे आता है कॉइन्स और फोर्थ नंबर पे आते हैं बिल्डिंग्स। तो दोस्तों, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। दोस्तों, कई बार पत्थर वगैरह के जो है, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे प्लेट्स टाइप के रहते हैं, ऐसे पत्थर वगैरह की कोई भी चीज रहती है, उस पे नक्काशी करके ऐसा लिख देता है आदमी। पहले के लोग ऐसा लिखा करते थे, पहले के राजा लिखवाते थे कि जैसे इंस्क्रिप्शंस का अधिकतर लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देने के बारे में, या तो अपने धर्म से जुड़ी बातों को आगे तक कैरी फॉरवर्ड करने में। जैसे कि मान लीजिए मैं एक राजा हूं और मुझसे 100 साल बाद क्या होगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा अपनी महानता के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, एक पत्थर के टुकड़े पे लिखवा दूंगा कुछ भी, और ऐसा लिखवाऊंगा, मतलब नक्काशी द्वारा ठोक ठोक के, ताकि अंदर तक वो दिखे, उभरा हुआ ना रहे। मतलब अंदर 3D टाइप की, आप कह सकते हैं, राइटिंग कहलाएगी। तो इसमें जब 100 साल बाद जो चट्टाने हैं, चट्टान के टुकड़े हैं, वो इतने जल्दी खराब तो होंगे नहीं। तो जैसे 100 साल बाद कोई आएगा और उसको पढ़ेगा, तो वह समझ पाएगा कि मतलब पहले एक ऐसा राजा हुआ करता था, कि मैं हुआ करता था, मैं क्या करता था, मैं टीचिंग करता था, ये वो, और म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाता था। तो इससे मतलब पता चलेगा। और तो ये इंस्क्रिप्शन यही कहलाते हैं, अभिलेख। और दूसरी चीज आती है पिलर इंस्क्रिप्शन। दोस्तों, पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब भी हम पिलर के ऊपर कुछ भी इंस्क्रिप्ट कर दे, कुछ भी लिखा हुआ चीज पिलर के ऊपर, उनको बोलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, या हिंदी में बोलते हैं स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अधिकतर ये बड़े बड़े राजा जो थे, सम्राट वगैरह, जैसे सम्राट अशोक, ये इसको इस्तेमाल में किया करते थे, स्तंभ लेख, पिलर इंस्क्रिप्शन। इनके समय पर बहुत ज्यादा प्रचलित था, इन्होंने बहुत से पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं। और अधिकतर दोस्तों पिलर इंस्क्रिप्शन राजा ही करवाते थे, राजा ही लिखवाते थे। अभी तक इंस्क्रिप्शन जो थे दोस्तों, वह अन्य लोग भी लिख सकते थे, लेकिन पिलर इंस्क्रिप्शन जो थे ना, वह अधिकतर राजा लोग ही बताते थे। क्यों? क्योंकि वे अपने धर्म से रिलेटेड जानकारी देना या फिर कोई आदेश देना, तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए हमारा शहर है, अब हमें कोई जानकारी देनी है, ठीक है, या आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम कोई स्टेशन जाते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है, उस शहर का नाम लिखा रहता है, जैसे दिल्ली या मुंबई। तो एक आपने देखा होगा पत्थर का सा वो बना रहता है, उस पर लिखा रहता है हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में, तीनों लैंग्वेजेस में। या आप साउथ तरफ जाएं तो वहां की भाषा में लिखा रहता है, कन्नड़ में, या आप तमिल में बोल सकते हैं। तो ऐसा ही, तो आप पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या रहता था कि पिलर ऐसा, मान लीजिए कोई एक शहर में लगा रहता था, जैसे शहर का कोई भी मुख्य हिस्सा रहता था, जैसे हमारे शहर में एक घंटा घर करके है, तो अब मान लीजिए वहां पे एक पिलर लगा दिया जाए, पिलर बना दिया जाए, और उसमें जो पहले का राजा होता था, यदि अभी तो ऐसा नहीं होता, अब तो मोबाइल वगैरह चलते हैं, पहले तो ऐसा होता नहीं था, तो राजा को कोई भी आदेश पूरे शहर के लिए
देना रहता था, जो कि फॉलो हो या अपने बारे में कुछ बताना रहता था, तो वह पिलर इंस्क्रिप्शन का यूज करता था। उसमें किसी भी चीज को लिखता था तो क्या होता था, वो एक आदेश के जैसा माना जाता था। अब जो भी लोग वहां से निकलते थे तो उसको रीड करते थे और उसको पढ़ते थे, तो उनको पता चलता था कि ऐसी ऐसी जानकारी तो उनको प्राप्त हो जाती थी। तो अभी भी बहुत से पिलर इंस्क्रिप्शन पहले के अभी भी हमारे हमारे काल में तभी से अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं, वो बहुत से हैं। तो आपने जान लिया कि स्तंभ लेख और पिलर इंस्क्रिप्शन क्या कहलाते हैं। तीसरी चीजों पे आते हैं हम। तीसरी चीज है कॉइन्स, जिनको आप सिक्के भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था, सिक्कों का क्या मेन इंपॉर्टेंस था। तो दोस्तों कोई भी चीज खरीदते या बेचते तो सबसे पहले दोस्तों एक बार्टर सिस्टम कहलाता है, बार्टर सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम में दोस्तों क्या होता था कि जैसे मेरे पास 1 किलो गेहूं है, 1 किलो गेहूं की बोरी रखी हुई है, और बोरी में तो नहीं आएगा इतना गेहूं, मान लीजिए 1 किलो का पैकेट रखा हुआ है गेहूं का, और सामने वाले व्यक्ति के पास 1 किलो दाल है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, पैसे वगैरह नहीं चलते थे उस समय पे, और तो मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे दाल की जरूरत है और सामने वाले को गेहूं की जरूरत है, तो मैं अपने 1 किलो गेहूं उसके लिए दे दूंगा और वह 1 किलो दाल मेरे लिए दे देगा। तो यह कहलाता था बार्टर सिस्टम। इसमें क्या करते थे, वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे, जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से। लेकिन क्या होता था, जैसे मान लीजिए बार्टर सिस्टम में एक चीज की खराबी थी कि इसमें मूल्य का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। अब जैसे मान लीजिए कि गेहूं तो बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है, बहुत लोग उगा रहे हैं, और दाल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 में से 90 लोग गेहूं की फसल कर रहे हैं और 10 लोग केवल दाल की फसल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, दाल कम है लेकिन चाहिए सभी को है तो दाल महंगी होगी, और गेहूं बहुत ज्यादा है तो चाहिए सभी को है तो गेहूं उतना ज्यादा महंगा नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है। तो दाल का मूल्य लगाना, गेहूं का मतलब चीजों का मूल्य लगाना कठिन रहता था कि ये कितने के बदले कितना दें, तो ये चीज कठिन होती थी बार्टर सिस्टम में। दूसरी चीज दोस्तों ये भी थी बार्टर सिस्टम में, एक ये प्रॉब्लम भी थी कि बार्टर सिस्टम में अब जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों को ही कोई चीज की जरूरत है और वह किसी के पास नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति वो उगा नहीं पाया है, 100 व्यक्ति में से एक ही ने उगाया है, तो अब उसे कौन खरीदेगा और वो चीज कहां से आएगी, वो किस चीज से एक्सचेंज होगी। अब वो किसी के पास है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी चीज को सेलर हूं, मैं गेहूं का सेलर हूं, मैं गेहूं बेचता हूं, ठीक है, बार्टर सिस्टम के समय पर हूं, और सामने वाले व्यक्ति को XYZ करके कोई व्यक्ति है, उसको चाहिए है गेहूं, तो मैं गेहूं तो बेच दूंगा, लेकिन अब चूंकि पैसे तो चलते नहीं थे, ना ही सिक्के चलते थे, ना ही रुपये चलते थे, तो मैं किसके बदले खरीदूंगा। अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, सामने वाले को लेकिन गेहूं की जरूरत है, तो फिर वो एक्सचेंज कैसे करेगा। तो ये प्रॉब्लम होने लगी दोस्तों। तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद दोस्तों जो आगे की सभ्यता में सिक्के लाए गए, सिक्कों को एक मुद्रा के रूप में चलाया गया था। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जैसे कोई ने भी मुझे एक कोई सिक्का दिया तो उसके बदले में मैं आपको गेहूं दूंगा या जो कुछ भी आपको चाहिए है, तो ऐसा होता था। तो ये क्या होता था दोस्तों, एक राज्य में, जैसे मान लीजिए मेरा कोई राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अलग वो चल रही है, अलग टाइप के सिक्के चल रहे हैं जिसमें मेरी फोटो बनी है। अब यदि कोई दूसरे राज्य में जाएंगे, जैसे अभी भी होता है कि हमारे भारत में जो कुछ भी पैसा वगैरह चल रहा है, तो वो अमेरिका में तो चलेगा नहीं, वहां पे डॉलर चल रहा है और यहाँ पे रुपया चल रहा है। तो ऐसे ही वहां पे भी होता था कि जगह यदि बदलती थी तो ये सिक्के वगैरह अलग अलग टाइप के रहते थे। तो सिक्कों से हमें क्या प्राप्त हासिल होती है जानकारी, कि जैसे मान लीजिए हमारे राज्य का सिक्का कहीं 100 किलोमीटर दूर मिला, अब हमारा राज्य तो छोटा सा ही है मान लो, और 100 किलोमीटर दूर मिला, तो इसका मतलब यह है कि पहले के समय पर कि आदान प्रदान होता रहता था वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य। तो हमें इससे यह पता चलता है कि एक राज्य के किस किस राज्य से संबंध थे और कहां कहां ये मुद्राएं चलती थी और किस समय पर होती थी, उससे रिलेटेड भी जानकारी हमें सिक्कों के थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। अब चौथी चीजें हैं बिल्डिंग्स। तो दोस्तों बिल्डिंग्स यानी इमारतें। तो पहले के जमाने में दोस्तों बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आज भी सुरक्षित है, जैसे बहुत से मंदिर हैं, जैसे मंदिर है कैलाश मंदिर करके, ठीक है दोस्तों, अजंता एलोरा वगैरह की गुफाओं का नाम सुना होगा। तो एक वहां पे एक कैलाश मंदिर है जो कि चट्टान के अंदर बनाया गया है, चट्टान को खोद खोद कर उस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो
ये भी हमें बताते हैं पिछली संस्कृति के बारे में। और बहुत से दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी बहुत से मंदिर हैं। और आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा अंकोर वाट करके, जो कि कंबोडिया में स्थित एक मंदिर है, जो कि बहुत सबसे बड़ा विशाल मंदिर है दोस्तों। तो ये विष्णु जी का मंदिर था, बाद में इसको बौद्ध लोगों ने भी इसकी पूजा करनी चालू कर दी और बौद्ध मंदिर के रूप में भी वह स्थित हो गया। तो उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वहां का कैसा क्या समाज था। और वहां पे भी दोस्तों इंस्क्रिप्शंस बहुत से हैं, बहुत सी नक्काशी करके मूर्तियां हैं। और तो दोस्तों इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है अपनी। तो आपने जान लिया इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और बिल्डिंग्स के बारे में, इमारतें जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। और दोस्तों बहुत सी चीजें थी, जैसे लोग पेड़ों की छालों पर भी लिखते थे, पत्तों पर भी लिखते थे, बहुत सी ऐसी चीजें चली हैं। लेकिन मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 चीजें हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं, कौन कौन से प्रमुख स्तंभ लेख हैं, इन सब के बारे में स्टार्ट करें। दोस्तों पुरा संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी में हम सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की, इंस्क्रिप्शंस की, कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन प्रमुख हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है बोगाज कोई। बोगाज कोई एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर में प्राप्त होता है हमें। एशिया माइनर इसका नाम नहीं है, एशिया माइनर जगह है जो कि तुर्की में आती है। तुर्की देश है ना, जो उस जगह के एरिया को एशिया माइनर बोलते हैं। तो बोगाज कोई अभिलेख हमें वहां से मिला है। वो कब का है? 1400 बीसी का है, मतलब 1400 ईसा पूर्व, मतलब आज अभी 2000 एडी हो चुकी है। तो इससे 1400 साल और प्लस कर दो, मतलब आप समझ लीजिए कि ये 3400 साल पहले का है, 3400 ईयर्स के पहले का है। इससे हमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में जानकारी प्राप्त, इनके नाम प्राप्त होते हैं। मित्र दोस्तों सूर्य देवता को मित्र भी कहते हैं, वरुण देव, इंद्र देव और नासत्य देव, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार को बोलते हैं। और दूसरा है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा जो कि है, उड़ीसा में जो है, वहां से हमें प्राप्त होता है। और इससे हमें इंडिया की इंफॉर्मेशन, पहली बार हमें इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको आप याद कर लीजिएगा कि हमें इंडिया की पहली बार इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये उड़ीसा भुवनेश्वर में है, यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर से प्राप्त हुआ था हमें। ठीक है, तीसरा है दोस्तों सौह गौरा अभिलेख। दोस्तों सौह गौरा अभिलेख से हमें दुर्भिक्ष की जानकारी, दुर्भिक्ष मतलब अकाल, जैसे सूखा वगैरह पड़ जाए तो उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाए, तो उसके बारे में जानकारी हमें सौह गौरा अभिलेख से मिलती है। फोर्थ है दोस्तों एरन अभिलेख। दोस्तों एरन अभिलेख भी, और इससे हमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा मतलब दोस्तों पहले स्त्रियां क्या करती थी? पति की मृत्यु के बाद वह आत्मदाह कर लेती थी, है ना। तो यह सती प्रथा की जानकारी हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। और उस समय के राजा थे भानुगुप्त। ठीक है, और दोस्तों एरन जो है एक जगह का नाम है, जो कि सागर जिला मध्य प्रदेश में आता है। और सागर जिले में बीना के आसपास स्थित है ना। एरा का घास, यहाँ पे दोस्तों एरा की घास पाई जाती थी, इसलिए इस जगह का नाम एरण पड़ गया। और यहां से ही हमें एरण अभिलेख प्राप्त होता है। दोस्तों फिफ्थ है मंदसौर। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब सिल्क से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर भी दोस्तों एक जिला है मध्य प्रदेश में, तो मालवा में आता है ये। और दशपुर अभिलेख, कई बार आप देखेंगे कि दशपुर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस दोनों को याद कर सकते हैं, मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाथी गुम्फा अभिलेख, क्योंकि भारत के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल रही है हमें इसी से। और दूसरा है दोस्तों एरन अभिलेख, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सती प्रथा बता सकते हैं, सती प्रथा ऐसी ऐसी थी, और उसकी जानकारी यदि मान लीजिए सती प्रथा की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो आप बता सकते हैं कि एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। और उस समय के राजा जो थे वह भानुगुप्त थे। तो दोस्तों हेलियोडोरस जो था एक यवन राजदूत था। तो उसने वेसनगर यानी विदिशा के में भागवत धर्म के प्रचार के बारे में बताया था गरुण स्तंभ के माध्यम से। गरुण स्तंभ के माध्यम से हमें पता चलता है कि विदिशा में, वेसनगर में, विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां से हमें पता चलता है कि भागवत धर्म मध्य प्रदेश में कैसा
प्रचार प्रसार हो रहा था, उसका बहुत ज्यादा रूप से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा। तो भागवत धर्म मतलब विष्णु जी की जिसमें पूजा पाठ की जाती है, उस धर्म से रिलेटेड बात हो रही है ना। तो अब दूसरा है दोस्तों भीतरी स्तंभ। इससे हूण आक्रमण के बारे में पता चलता है। भीतरी स्तंभ जो है, हूण आक्रमण, हूण लोग कौन थे दोस्तों? तिब्बत में रहने वाले लोग थे अधिकतर, एक हूण जाति थी। तो उन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया होगा, तो उनसे भीतरी स्तंभ से हमें उसकी बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों तीसरा है बुर्ज होम। बुर्ज होम दोस्तों गर्तावास, बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढा घर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब आजकल जो हम बेसमेंट टाइप का बना लेते हैं, वो सबसे पहले हमें इससे प्राप्त होती है जानकारी बुर्ज होम से। और दोस्तों इसमें सीढ़ियां भी थी नीचे उतरने के लिए, अभी जैसे हमारे यहाँ बेसमेंट में रहती है। और कश्मीरी नवपाषाण काल से हमें पता चलता है, ये कश्मीरी न्यूलिथिक एज में था ये। और दोस्तों अगला है एंशिएंट कॉइन्स। एंशिएंट कॉइन्स यानी प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों आहत सिक्के भी कहा जाता था, और लिटरेचर में इसे काशार्पण कहा जाता था। तो दोस्तों आप इतनी बात याद रखिएगा। दोस्तों अभी आपको यदि मान लीजिए ये चीज याद नहीं हो रही है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आप यदि इसकी एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और एक हफ्ते बाद फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपको याद हो जाएगा। अपन को जरूर लगता है कि याद नहीं होगा, लेकिन हो जाता है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, और रिवीजन करने से ये पक्का हो जाता है हमारी मेमोरी में। दोस्तों यवन शासकों ने सबसे पहले कॉइन्स पर लेख लिखे थे। दूसरा है समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए सिक्के। मतलब दोस्तों समुद्रगुप्त एक भारत के बहुत ही ज्यादा महान राजा थे, जो कि गुप्त वंश से बिलोंग करते थे, और बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ये म्यूजिक प्रेमी थे, संगीत लवर थे, म्यूजिक लवर थे। तो इससे पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि उनके जो सिक्के थे उसमें वे वीणा बजाते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं भी म्यूजिक लवर हूं, और एक मेरा चैनल भी है अक्षेंद्र तिवारी करके, उसमें मैं म्यूजिक वीडियोस और खाने से रिलेटेड चीजें डालता हूं, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, है ना। दोस्तों तीसरे है अरिकमेडु, जो कि पुडुचेरी, अरिकमेडु जो है वह का पुराना नाम है अरिकमेडु, और वहां से हमें रोमन कॉइन्स मिले थे, रोमन सिक्के मिले थे। तो दोस्तों इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि शायद रोमन लोगों से इनके रिलेशन रहे होंगे, पुडुचेरी में जो भी होंगे, या शायद रोमन लोगों ने वहां पे शासन भी किया हो। तो इससे हमें पता चलता है। फिर अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों एपिग्राफी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को एपिग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में। और इंडिया के रिलेशन के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भारत ने जो रिलेशन है वह मलाया स्वर्ण द्वीप से बनाए थे। मलाया एक द्वीप है दोस्तों, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिनमें से महाद्वीप वगैरह है, जैसे कि उनमें मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है। तो और ये सब ऑस्ट्रेलिया के पास में बसे हैं, ये है ना देश जो हैं। तो इनमें ये मलाया से सबसे पहले इंडिया ने रिलेशन स्थापित किए थे किसी विदेशी से। तो दूसरा है कंबोडिया, कंबोडिया से भी रिलेशन स्थापित किए थे इन्होंने, कंबोज जिसको बोला जाता है। और तीसरा है सुवर्ण भूमि म्यांमार यानी बर्मा। तो म्यांमार हमारे ईस्ट तरफ स्थित है, आप जानते ही होंगे, और हमारे इंडिया के, तो उससे भी रिलेशन स्थापित किए थे। अभी तो म्यांमार में दोस्तों डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और रूल चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। और चौथा है दोस्तों जावा द्वीप, यवद्वीप जिसको बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों जावा द्वीप इंडोनेशिया को बोलते हैं, मैं इसको लिखना भूल गया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से भी हम भारत ने संबंध स्थापित किए होंगे, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि भारत ने शुरू में किस किस से संबंध स्थापित किए थे। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ बताता हूं कि प्रमुख अभिलेख के समय कौन से राजा थे। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। उनमें सबसे पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें दोस्तों इसकी डेट वगैरह इसके बारे में हमें पता नहीं चलता, हाथी गुम्फा अभिलेख कब का है। तो दोस्तों इस समय जो राजा थे वो थे कलिंग किंग,
खारवेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा भुवनेश्वर से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों उड़ीसा को ही पहले कलिंग बोला जाता था, तो वहां के राजा थे खारवेल। ठीक है। दूसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह समुद्रगुप्त राजा के दौरान था। समुद्रगुप्त एक महान शासक थे भारत के, और उन्होंने, वो कहते हैं ऐसा, उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें से शायद एक भी नहीं हारे थे, मतलब कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। तो समझ लीजिए आप कितने ज्यादा महान होंगे। और तीसरा है दोस्तों, गिनती थोड़ी सी गलत हो गई है, यह है जूनागढ़ अभिलेख। तो गिनती को मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तीसरा है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख दो प्रकार के हैं, एक है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख और एक है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की बारे में बात हो रही है, तो यहाँ के शासक थे उस समय रुद्रदामन। तो चौथा है दोस्तों भितरी जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों अब भी आपने पढ़ा है कि भितरी अभिलेख में हमें हूण शासन, हूण लोगों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। हूण लोग कौन थे? तिब्बत की एक जाति थी हूण, उनने हमारे भारत देश पे आक्रमण किया होगा। तो भीतरी जूनागढ़ अभिलेख से हमें, जो कि वहां के शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा कि स्कंदगुप्त के दौरान ही शायद आक्रमण हुआ होगा हूण लोग। पांचवा है दोस्तों नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो वहां के राजा होंगे वो थे गौतमी बलश्री। ठीक है दोस्तों। फिर छठवा है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय रहा होगा। जो राजा भोज आप नाम सुने होंगे, उनका बहुत ज्यादा फेमस राजा थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो प्रतिहार नरेश भोज के समय ही ग्वालियर अभिलेख वहां से होंगे, बिलोंग करते होंगे। सातवां है दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख शायद बंगाल से मिलते होंगे। तो उस समय के राजा बंगाल रूलर थे विजय सेन। ठीक है दोस्तों। अब आठवां है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में मिलते हैं। और दोस्तों कई जगह आपको देखने मिलेगा यशोधर्मन भी नाम मिलेगा आपको, और यशोवर्धन भी नाम मिलेगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यशोवर्मन, यशोवर्धन ये सब मिलेंगे आपको मंदसौर अभिलेख के दौरान। और लास्ट है दोस्तों ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय, पुलिकेशन 2 के समय का अभिलेख है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आप चाहें तो फोटो देख सकते हैं, और पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई आप टेंशन मत लीजिए, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, लिखिए, और अगले हफ्ते मतलब वीकेंड पे संडे वगैरह में आप फिर से इसको एक बार रीड कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी हमारी क्वालिटी कमजोर है, तो आप जैसे ही व्यूज हमें देते जाएंगे, हमारे व्यूज बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों हम क्वालिटी में इंप्रूव लाएंगे और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे और अच्छे से पेश करेंगे और डेवलप करेंगे अपने इस क्वालिटी को। तो दोस्तों प्लीज आप सपोर्ट कीजिए और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों, उसमें हम ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।